हेलो एवरीवन। डीएड स्पेशल वीआई फर्स्ट ईयर का आपका एक सब्जेक्ट है ईवीएस, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे थे। तो इसका ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले एक करवा चुके हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में तो हैं ही, मतलब ये सब्जेक्ट जो ईवीएस है प्लस ये ईवीएस के क्वेश्चन जो सीटेट का एग्जाम होता है, जो भी आप देंगे डीएड के बाद, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सीटेट में टेट में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ खाली स्थान है पर लिखी गई थी। क्या सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ पर लिखी गई थी, काहे पर लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। इसकी व्याख्या दी गई है। तो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ताड़पत्र के बाद भोजपत्र, ताम्रपत्र और सुवर्ण पत्र आदि का प्रयोग भी होने लगा। पांडुलिपियाँ, जिसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं, उस दस्तावेज को कहा जाता है जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा हाथ से लिखी गई हों। इसे हस्तप्रति, लिपि ग्रंथ इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 2, अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा। ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। वह स्थान जहाँ पर पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अभिलेखागार कहते हैं। इसकी व्याख्या दी गई है। अभिलेखागार दो शब्दों से मिलकर बना है, अभिलेख एवं आगार। तो अभिलेख का तात्पर्य होता है ऐतिहासिक पांडुलिपि तथा दस्तावेज, जबकि आगार का तात्पर्य रखने का स्थान होता है। इस प्रकार अभिलेखागार वह स्थान होता है जहाँ ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसी एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा विश्व की सबसे प्राचीन गुफा है। यहाँ से प्रस्तर प्रस्तर यानी कि पत्थर की सामग्री प्राप्त हुई है, जो मध्यपाषाण काल 30,000 से 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला से संबंधित है। यहाँ पर आखेटक, घोड़े, हाथी, कृषक, ग्वाले आदि चित्रित हैं और प्राचीन प्रस्तर युग से भी प्राचीन मानव के अस्त्र शस्त्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में कौन कथन गलत है? इसमें से बताना है गलत कौन सा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा। तो यही आपका रॉन्ग है यहाँ पर कि जनजातीय समूह में लिखित दस्तावेज रखा। पहले के समय में लोग लिखे पढ़े नहीं होते थे, वो लिख ही नहीं सकते थे, तो वो लिखित दस्तावेज कहाँ से रखेंगे। तो अगला आप इसकी व्याख्या दी गई है कि जनजातीय लोगों के इतिहास निर्माण के लिए कोई ठोस दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे और न ही समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में कुछ लिखा है। लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे तथा अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते थे। ये परंपराएं और रीति रिवाज हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता? तो आंसर होगा डी, मुजफ्फर आलम। मुजफ्फर आलम, इसकी व्याख्या देखते हैं। तो मुजफ्फर आलम के लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जा सकता। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो इसका आंसर होगा हस्तलिपियाँ, आंसर सी। व्याख्या है इसकी, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो हस्तलिपियों को प्रयुक्त करना गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना प्रोजेक्ट करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो प्राथमिक स्रोत कौन सा नहीं होगा इसमें? उपन्यास प्राथमिक स्रोत नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना के लिए प्राथमिक स्रोत है आत्मकथाएं, समाचार पत्रों का पूरा लेखागार, मौखिक इतिहास, ये सब प्राथमिक स्रोत हैं। और किसको छोड़ के? उपन्यास जो है ये प्राथमिक स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आपका कि पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अगला है, अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो इसमें ए और बी दोनों राइट हैं, दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। पांडुलिपियां प्राचीन संहिताएं हैं जिसे ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखी गई थी। अभिलेख भी एक प्रकार के संहिता ही हैं जिसे कठोर चट्टानों तथा धातु पत्रों पर लिखे गए थे। अतः कथन ए और बी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कहाँ मिली है प्राचीन शैल चित्रकला? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में मिली है। अगला क्वेश्चन है, तो यही नवा क्वेश्चन था, इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से प्राचीन शैल चित्रकला के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका तथा आदमगढ़ और उत्तर प्रदेश में विंध्य क्षेत्र के लिखहिया शिलाश्रय से अनेक शैल चित्र मिले हैं जिन्हें चट्टानों पर बनाया गया है। यह चित्रकला मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इस चित्रकला का विषय आखेट तथा पशुपक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ इसका राइट आंसर होगा जहाँ अतीत के स्मृति अवशेष मिलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं।
वह स्थल जहाँ अतीत के स्मृति शेष मिलते हैं उसे ही ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज। फिर से आ गया क्वेश्चन इंडिका का, मेगास्थनीज। फिर अगला इसकी व्याख्या देखते हैं। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई। मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का दूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज, राजनीति, संस्कृति आदि का वृहद वर्णन किया है। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद अलबरूनी की कृति हैं। ये कुछ कृतियाँ दी गई हैं, ये इनके अलबरूनी की हैं ये कृतियाँ। ठीक, आगे देखते हैं। अजंता की गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 11 मार्च 1891 ईस्वी को इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में कलकत्ता, पहले कोलकाता कहा जाता था, कि इंपीरियल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में हुई। वर्ष 1911 में राष्ट्रीय राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हो जाने के बाद वर्ष 1926 में इस विभाग को भी दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अभिलेखागार कर दिया गया तथा इसके प्रमुख का नाम कीपर ऑफ रिकॉर्ड्स के स्थान पर अभिलेखागार निदेशक कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों में अंतर क्या होता है? तो आंसर होगा सी। प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने विचारों से गहन संबंध रखता है। ठीक, तो व्याख्या देखते हैं। प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत में मुख्य अंतर यह होता है कि प्राथमिक स्रोत वास्तविक एवं तथ्यात्मक होते हैं, जबकि द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोत पर आधारित होते हैं। प्राथमिक स्रोत व्यक्ति से, सूचना से, काल से और अध्ययन किए जाने वाले विचारों से गहन संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर होगा सिक्के। इसकी व्याख्या, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के हैं। हिंद यूनानी शासकों ने ही सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। सोने के सिक्के का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया? तो आप बताएंगे, हिंद यूनानियों ने। फिर अगला क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए? तो किससे प्राप्त किए थे? आंसर होगा सी, पौधों और खनिज से प्राप्त किए गए थे। तो प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पौधे तथा खनिज से निर्मित रंगों द्वारा अजंता की गुफाओं में चित्रकारी की गई है। अजंता की गुफाओं के चित्रों की चमक आज 1000 से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी सजीव है। यह भित्ति चित्रकारी के लिए विख्यात है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का जीवंत चित्रण किया गया है। यह भारतीय कला का अद्वितीय नमूना है। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी कौन था? तो इसका आंसर होगा सी। प्लिनी जो था यह एक रोमन विद्वान था जिसने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया। इसकी व्याख्या है, प्लिनी एक प्रसिद्ध रोमन विद्वान एवं दार्शनिक था जिसने रोम एवं भारत के मध्य व्यापार का उल्लेख किया। रोम साम्राज्य के धन का भाव भारत की तरफ होने से प्लिनी दुख व्यक्त करता है। प्लिनी कहता है कि रोम के सोने से भारत सोने की चिड़िया बन चुका है, पर रोम उजाड़ हो गया है। इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अब अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें इसके आगे के और क्वेश्चन देखेंगे। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू। आगे का वीडियो अगले में आपको मिलेगा।